अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद महमूद एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है लिमिटेशन का। कोई भी केस, कोई भी अपील, कोई भी पटिशन बिफोर सिविल कोर्ट, बिफोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, बिफोर सेशन कोर्ट, बिफोर हाई कोर्ट, बिफोर सुप्रीम कोर्ट, फाइल करने की लिमिटेशन क्या है, क्या कितना टाइम पीरियड रिक्वायर होता है, अगर उस टाइम पीरियड से हम लैप्स कर जाएं तो क्या हमारा केस टाइम बार्ड हो जाएगा। ये चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि मोस्टली लिटिगेंट के केसेस इस बेस पे खारिज हो जाते हैं कि उन्होंने केस विद इन टाइम फाइल नहीं किया होता, उनका क्लेम टाइम बार्ड होता है और वो क्लेम करते हैं कि जी हम लेमैन हैं, लेकिन जजमेंट्स लॉ सबके लिए एक ही है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, ये प्रिंसिपल पे कोर्ट्स अपने डिसीजन दे देती हैं। तो ये जो आज का टॉपिक है ये हर एक लेमैन के लिए अपने राइट्स को जानने के लिए इसको सुनना, इससे अवेयरेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो आज सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि कोई भी सिविल सूट जो फाइल होता है उसकी ड्यूरेशन कितनी है। तो लिमिटेशन एक्ट में शेड्यूल 1 में डिफरेंट नेचर के सूट डिस्कस किए हुए हैं, उनमें सबकी डिफरेंट लिमिटेशन है। सो बिफोर फाइलिंग ऑफ अ सूट आपको वो फर्स्ट शेड्यूल को जानना बहुत ज़रूरी है, डिटेल्ड है। अगर हम वन बाय वन करके उनको डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। हमारा मकसद ओवरऑल बर्ड आई व्यू से देखना कि लिमिटेशन कितनी है, लेकिन अगर आपका स्पेसिफिकली कोई क्लेम है, आप उस लिमिटेशन एक्ट के फर्स्ट शेड्यूल में जाके उसकी तफसील देख सकते हैं। उसमें लिमिटेशन बड़ी स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड है। तो जनरली उनमें 6 मंथ भी है, 1 ईयर भी है, 3 ईयर भी है, 6 ईयर भी है और इससे ज़्यादा भी है, 20 साल तक भी है। अब इसमें जो हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई ऐसा सूट जो इस शेड्यूल में प्रोवाइडेड नहीं है तो उसकी लिमिटेशन कितनी है, और अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन और अपील जो जिसकी लिमिटेशन इस शेड्यूल में प्रोवाइडेड नहीं है तो उसकी लिमिटेशन कितनी है। कोई भी ऐसा सूट जिसकी लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट में नहीं प्रोवाइडेड, उसकी लिमिटेशन होगी 6 ईयर। और कोई भी ऐसी एप्लीकेशन अपील जिसकी लिमिटेशन लिमिटेशन एक्ट में नहीं प्रोवाइडेड है तो उसकी लिमिटेशन होगी 3 ईयर्स। अब उससे आगे हम डिफरेंट जो हमारी प्रोसीडिंग्स हैं उनकी बाबत डिस्कस करते हैं। सीआरपीसी के अंडर कोई भी ऑर्डर अगर पास हो और उसकी अपील अदर देन हाई कोर्ट फाइल करनी हो तो वो 30 डेज उसका टाइम है। इसी तरह अक्विटल की बाबत भी टाइम है। हाँ, एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लिमिटेशन जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि अगर आपने कोई रिव्यू पटिशन फाइल की है, रिव्यू एप्लीकेशन दी है और वो रिव्यू एप्लीकेशन आपकी अदम पैरवी हो जाती है, जिसको हम डीएनपी भी कहते हैं, तो उसकी रेस्टोरेशन का जो टाइम 161 आर्टिकल ऑफ लिमिटेशन एक्ट में दिया गया है वो है 15 डेज। ये अहम है पॉइंट, ये जानने वाला है, क्योंकि मोस्टली आपके सूट्स, आपकी पटिशन्स, आपकी अपील अगर डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाती हैं तो उसमें टाइम 30 डेज होता है, लेकिन अगर आपकी रिव्यू की एप्लीकेशन डिसमिस इन डिफ़ॉल्ट हो जाए तो वो टाइम आपका 15 डेज होगा। अब आगे अगर आपकी कोई भी सूट जिसको हम आम ज़ुबान में अदम तलबाना कहते हैं, ड्यू टू नॉन डिपॉजिट ऑफ फीस सूट डिसमिस हो जाए तो आपके लिए उसकी रेस्टोरेशन 30 डेज में आपको करवानी होती है। इसी तरह एक्स पार्टी, चाहे वो प्रोसीडिंग हो या एक्स पार्टी जजमेंट एंड डिग्री हो, तो वो 30 डेज में आपको उस एप्लीकेशन के लिए मूव करना होता है। अब हम आते हैं कि हाई कोर्ट में कोई रिट पिटिशन फाइल करने का कितना टाइम है। तो जो आर्टिकल 199 है उसके तहत जो रिट पिटिशन फाइल होती है तो उसमें कोई टाइम नहीं दिया गया, लेकिन इसमें अपेक्स कोर्ट ने होल्ड किया कि विद इन रीज़नेबल टाइम किसी भी पार्टी को अप्रोच करना चाहिए। किसी भी पार्टी को अगर उसको कोई ग्रीवेंस है किसी ऑर्डर से या किसी एक्शन से, वो अग्रीव्ड है, तो उसको विद इन रीज़नेबल टाइम, जिसको मुख्तलिफ कोर्ट्स ने 6 मंथ तक कहा है और मैक्सिमम 1 ईयर तक कहा है। तो रिट जुरिस्डिक्शन में टाइम लिमिट नहीं है,
उसमें लेचेज होते हैं और वो रीज़नेबल टाइम में ही आपने फाइल करना होता है। अब हाई कोर्ट में जो कोई भी ऑर्डर हाई कोर्ट पास करती है इन कैपेसिटी ऑफ इज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन मींस कि उससे पहले वो किसी और कोर्ट में, किसी और फोरम में उसका कोई भी डिसीजन ना हुआ हो, फर्स्ट टाइम वो हाई कोर्ट ही हो और हाई कोर्ट ने उसमें कोई ऑर्डर पास किया हो, तो उस ऑर्डर को अगर चैलेंज करना है तो इंट्रा कोर्ट अपील होती है। वो इंट्रा कोर्ट अपील का टाइम 20 डेज़ होता है। अब लिमिटेशन इसी तरह आए, हम आते हैं सिविल सर्वेंट एक्ट की तरफ। सिविल सर्वेंट एक्ट पंजाब का हो या फेडरल सिविल सर्वेंट एक्ट हो, तो उनमें जो जो लिमिटेशन प्रोवाइडेड है वो हम आज इसमें डिस्कस करते हैं। किसी भी सिविल सर्वेंट को अगर वो पंजाब का हो तो उसको अपने ग्रीवियंस के रिड्रेसल के लिए अपनी कोई भी अर्ज़ी, उसकी रिक्वेस्ट अगर नहीं सुनी गई, कोई सबमिशन नहीं सुनी गई, रिजेक्ट हो गई है, कोई बेनिफिट उनको नहीं मिला या उनको कोई सज़ा जदा हो गई है, तो उसकी बाबत वो पीएसटी को अप्रोच करेगा। उसके लिए टाइम लिमिट्स कुछ इस तरह प्रोवाइडेड है कि वो जो एम्प्लॉई है वो जिस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, जिस ऑर्डर से उसने जिसको चैलेंज करना है, उसमें सबसे पहले डिपार्टमेंट हायरार्की को अप्रोच करेगा। वो अपील रिप्रेजेंटेशन उसी डिपार्टमेंट को, एपिलेट अथॉरिटी को करेगा और वो उस ऑर्डर से, उस इम्प्यून्ड ऑर्डर से विद इन 30 डेज़ फाइल करेगा। अगर वो 30 डेज़ के अंदर अंदर कोई डिसीजन वो 30 डेज़ में फ़ाइल कर देता है और फिर वो नेक्स्ट 90 डेज़ में कोई डिसीजन आ जाता है, विद इन 90 डेज़ कोई डिसीजन आ जाता है, तो जब वो डिसीजन उसको कम्युनिकेट हो, एपिलेट डिसीजन यानी जो उसकी रिप्रेजेंटेशन का डिसीजन होगा, उस पर जो भी डिपार्टमेंट की वर्डिक्ट होगी, अगर वो उस डिसीजन से अगेन अग्रीव्ड है तो वो दोनों ऑर्डर को फ्रॉम द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ एपिलेट ऑर्डर विद इन 30 डेज़ वो पीएसटी में रजू करेगा। अच्छा, इन केस वो डिपार्टमेंटल अपील फाइल कर देता है और वो 90 डेज़ तक डिपार्टमेंट उस पर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करता, तो वो जब 90 डेज़ एक्सपायर होंगे फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ अपील, डिपार्टमेंटल अपील, तो वो उसकी एक्सपायरी से अगले 30 डेज़ के अंदर अंदर पीएसटी को रजू करेगा। ये लिमिटेशन बहुत अहम है, इसको नोट कर लें, इसको ज़हन नशीन कर लें, क्योंकि अगर आप लिमिटेशन के अंदर कोई क्लेम फाइल नहीं करते तो वो आपका क्लेम टाइम बार्ड होता है, लॉ उसको सपोर्ट नहीं करता। इग्नोरेंस और जो इंडोलेंट्स होते हैं जिनको अपने मामलात की फ़िक्र नहीं होती, कोर्ट भी उनको रिलीफ नहीं देती। इसी तरह अगर हम आएँ जो फेडरल के एम्प्लॉई हैं जिनके केसेस एफएसटी में जाते हैं, वो सिविल सर्वेंट हैं, तो उनके लिए भी आलमोस्ट सेम ही लिमिटेशन है जो पंजाब के एम्प्लॉयज़ के लिए है। यानी कि वो किसी भी ऑर्डर से अगर एग्रीव्ड हैं तो उन्होंने फर्स्टली डिपार्टमेंटल अपील या रिप्रेजेंटेशन 30 दिन में करनी है, फिर उन्होंने 90 डेज़ वेट करना है और फिर वो विद इन नेक्स्ट 30 डेज़ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 90 डेज़ वो एफएसटी में रजू करेंगे। अगर कोई ऑर्डर मेन वाइल में कोई ऑर्डर एपिलेट कोर्ट का आ जाता है तो उस ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर वो एफएसटी रजू करेंगे। इसमें सिर्फ एक चीज़ जो फेडरल के होंगे, अगर प्रोसीडिंग पीडा एक्ट के तहत हुई हुई है तो वो पीडा एक्ट में जो वेट पीरियड है वो 60 डेज़ हो जाएगा। लेकिन इसमें फिर एक नया लॉ पॉइंट आ गया, उसको हम फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि अगर प्रोसीडिंग पीडा एक्ट के तहत हुई है तो वो क्या एफएसटी जाएगा या हाई कोर्ट। तो इसमें जो लेटेस्ट जजमेंट है उसमें तो यही होल्ड हुआ है कि अगर प्रोसीडिंग पीडा एक्ट के तहत हुई है तो वो अगर कोई एम्प्लॉई कोई किसी ऑर्डर से एग्रीव्ड है जो पीडा एक्ट के तहत हुआ है तो वो हाई कोर्ट में रजू करेगा। अब आगे आ जाते हैं, लेबर लॉ आता है। लेबर लॉ में क्या लिमिटेशन है? लेबर लॉ में सबसे पहले हम देखेंगे पंजाब का लेबर लॉ है पीरा, पंजाब इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010। उसमें सेक्शन 33 में लिमिटेशन इज़ प्रोवाइडेड। और अगर कोई उधर वर्कमैन है, वर्कमैन अग्रीव्ड होता है किसी भी ऑर्डर से, तो किसी भी एक्शन से, तो वो विद इन 3 मंथ अपने एम्प्लॉयर को नोटिस देगा, जिसको जजमेंट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर में, हाई कोर्ट के ऑर्डर में उसको ग्रीवेंस नोटिस का नाम दिया गया है। वो विद इन 90 डेज़
ग्रीवेंस नोटिस देगा, अगले 15 डेज़ वेट करेगा और नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर अंदर वो ग्रीवेंस पिटिशन रेलिवेंट लेबर कोर्ट में फाइल करेगा। इसमें थोड़ी सी लॉ में, अगर लॉ से रिलेटेड मैं ये लेमैन के लिए ये लिमिटेशन इस तरह बताइए, अगर कोई लॉ से रिलेटेड दोस्त सुन रहे हैं तो थोड़ा स्पेसिफाई कर देता हूँ कि सेक्शन 33 में आप जो वर्कर है वो इन पर्सन भी ग्रीवेंस नोटिस दे सकता है, अदरवाइज सीबीए के ज़रिए भी वो ग्रीवेंस नोटिस दे सकता है। अगर वो इन पर्सन देगा तो उसके लिए जो वेट है वो 15 दिन का है। अगर सीबीए के थ्रू देगा तो वो 7 डेज़ का टाइम है। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपको 60 डे में ही पटिशन फाइल करना पड़ती है। अब ये 15 और 7 का डिफरेंस क्यों रखा गया, इसको फिर कभी डिस्कस करेंगे, इस वक्त ये हमारा टॉपिक नहीं है। इसी तरह जो इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट है, जो ट्रांसप्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2012, उसमें भी लिमिटेशन ऑलमोस्ट सेम है कि आपने कोई भी किसी भी एक्शन से अगर कोई ट्रांसप्रोविंशियल इस्टेब्लिशमेंट का एम्प्लॉय वर्कमैन अगर ग्रीव्ड होता है तो वो विद इन 90 डेज़, उधर 3 मंथ है, इधर 90 डेज़, ऑलमोस्ट सेम बात हो गई क्योंकि एक मंथ भी 30 दिन का है जनरल क्लासेज एक्ट के मुताबिक। तो इधर इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट में वो 90 डेज़ का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो वो 90 डेज़ के अंदर अंदर अपना ग्रीवियंस नोटिस फाइल करेगा, 15 डेज़ वेट करेगा, अगले 60 डेज़ में वो ऑनरेबल वो नेक्स्ट जो NIRC कोर्ट है, जो कमीशन है, जो फोरम है, उसको रजू करेगा। अब इसके बाद हम कुछ क्रिमिनल कोर्ट्स के हवाले से लिमिटेशन डिस्कस करते हैं। डेथ सेंटेंस की सूरत में अगर अपील फाइल होनी है तो वो 7 डेज़ टाइम है। हाई कोर्ट ने अगर कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में कोई क्रिमिनल मैटर में ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील का भी टाइम 20 दिन ही है। अगर अपील किसी और कोर्ट में दायर होनी है अदर दैन हाई कोर्ट तो उसके लिए टाइम 30 डेज़ है। क्रिमिनल अपील अगर हाई कोर्ट में दायर होनी है तो वो 60 डेज़ का टाइम है। अपील अगेंस्ट एक्विटल अगर स्टेट फाइल करे तो वो 6 डेज़ का टाइम है। ये तो हो गए क्रिमिनल मैटर में जो लिमिटेशन प्रोवाइडेड है। अब हम डिस्कस करते हैं जो लिमिटेशन सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के लिए केसेस में है वो क्या क्या है। सिविल पिटिशन फॉर लीव टू अपील, एक चीज़ को समझ लें कि मोस्टली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब अपील फाइल होती है तो उसके लिए सबसे पहले आपको लीव टू अपील फाइल करना होती है। लीव टू अपील किसी भी सिविल अपील में फ़ाइल करनी है अगर आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3 में जो प्रोवाइडेड मैटर्स हैं उनके लिए 60 डेज़ है। फिर अगर लीव टू अपील ये जो 185 सब आर्टिकल 3 में है ये मोस्टली मैटर डिसाइडेड बाय दी हाई कोर्ट्स हैं। और जो नेक्स्ट सिविल अपील है 212(3) में, आर्टिकल 212(3) में, उसमें भी 60 डेज़ हैं, यानी कि जो सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं उनके ऑर्डर के ख़िलाफ़ अगर किसी ने कोई अपील फ़ाइल करनी है वो भी 60 डेज़ का टाइम है। लेकिन अगर अपील सिविल अपील इसमें लीव टू अपील नहीं होती, इसमें डायरेक्ट सिविल अपील होती है। 185 2D और E में जो प्रोवाइडेड मैटर्स हैं उनके लिए 3 डेज़ का टाइम है। क्रिमिनल मैटर्स में जो जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट में उसमें क्रिमिनल पिटीशन के लिए जो लीव टू अपील फाइल होती है 185(3) में 30 डेज़ का टाइम है। फिर इसी तरह क्रिमिनल अपील आर्टिकल 185 2A B और C में उसमें भी 30 डेज़ का टाइम है। क्रिमिनल अपील अगर सेक्शन 19 ऑफ कंटेम्प्ट कोर्ट ऑर्डिनेंस के तहत हो तो उसका जो टाइम लिमिट है वो भी 30 डेज़ ही है। जेल अपील के लिए भी टाइम लिमिट 30 डेज़ ही प्रोवाइडेड है। अब ये तो एपिलेट जुरिस्डिक्शन हो गई सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट की ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में अगर कोई पटिशन फाइल होती है उसकी लिमिटेशन क्या होती है। सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में पब्लिक इंपॉर्टेंस के जो मैटर हैं विद रेफरेंस टू इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में फ़ाइल होते हैं 184(3) में, और इनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं होती। इसके अलावा फेडरल शरीयत कोर्ट्स के मैटर में जो लिमिटेशन है वो कितनी है। सिविल शरीयत अपील अंडर आर्टिकल 203(F)(1) में कोई भी डिसीजन, फाइनल डिसीजन ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट का अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है
तो उसके लिए 60 डेज़ है। अगर वो इंटरम भी हो तो उसके लिए भी 60 डेज़ ही टाइम है। क्रिमिनल शरीयत अपील अंडर आर्टिकल 203(f)(2)(a), उसके लिए 30 डेज़ का टाइम है। इसी तरह क्रिमिनल शरीयत अपील अंडर आर्टिकल 203(f)(2)(b) के तहत उसके लिए भी 30 डेज़ का टाइम है। और अगर सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन कर देती है तो उसकी रिव्यू पटिशन भी फाइल हो जाती है। उस ऑर्डर की रिव्यू पटिशन का टाइम 30 डेज़ है। आज हमने कोशिश की है कि शॉर्टली और स्पीडीली हम लिमिटेशंस के सिर्फ डेज़ को डिस्कस करें। लिमिटेशन के अगर टॉपिक को पकड़ें तो हर एक एक टॉपिक पे पूरा पूरा लेक्चर डिलीवर हो सकता है। उसको हम इंशाल्लाह फ्यूचर में रखेंगे। लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 3 भी डिस्कस करेंगे, जिसमें ये डिस्कस हुआ है कि अगर प्रोवाइडेड लिमिटेशन में कोई मैटर फाइल नहीं होता तो वो टाइम बार्ड होता है। फिर इसी तरह उसकी कंडोनेशन, फिर एक्सक्लूजन ऑफ टाइम, वो सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। सलामत रहें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जाते जाते सब्सक्राइब करना मत भूलें अगर आप नए हैं, और बेल आइकॉन बटन भी दबा दें और इस मुफीद वीडियो को आगे भी शेयर करें ताकि ये लोगों को रहनुमाई दे सके और जो हमारे लॉ से रिलेटेड हैं उनके लिए ये एक हेल्प गाइड के तौर पे रहे, और जो जनरल पब्लिक है उनको अपने राइट्स की अवेयरनेस मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।